अब हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 है, इसमें कह रहा है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117। मतलब 65 और 117 का एचसीएफ निकालो और उसको एक्सप्रेस करो एंड एक्सप्रेस इट एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द गिवन नंबर्स। अब इस चीज का क्या मतलब हुआ? एचसीएफ निकालो वो तो समझ में आ रहा है। अब कह रहा है कि उस एचसीएफ को जो गिवन नंबर्स हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन के बेसिस पे, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करो। इसके कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ आएगा, अच्छा ये पहले तो ये समझो कि एचसीएफ जो होता है, जैसे कोई नंबर्स, मतलब ये जनरल बात है, कोई नंबर्स ए और बी हैं, ए और बी दो नंबर्स हैं, इनका हमने एचसीएफ निकाला, इनका हमने एचसीएफ निकाला। अगर वो एचसीएफ डी है मान लिया, तो डी जो है यानी कि ए और बी का अगर एचसीएफ डी आया हमारा, तो डी बराबर एक्स ए प्लस वाई बी, ये हम हमेशा एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये हम हमेशा एक्सप्रेस कर सकते हैं। यही चीज हमको इसमें एक्सप्रेस करने के लिए कहा। अच्छा ये किस तरह की इक्वेशन दिख रही है? एक इक्वेशन है, किस तरह की इक्वेशन है? तो लीनियर टाइप की इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है ना, एक्स ए प्लस वाई बी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये कह सकते हैं हम, है ना, टू वेरिएबल्स, हाँ कह सकते, शायद पता नहीं, ये नहीं पता, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर। और यही कह रहा है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 एंड एक्सप्रेस इट एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द गिवन नंबर्स। तो मतलब हमको इस जो एचसीएफ निकलेगा उनको उस नंबर के फॉर्म में एक लीनियर इक्वेशन बनानी है ना, टू वेरिएबल्स है। क्यों है? क्योंकि ये x और y ही तो दो वेरिएबल है, a और b तो कांस्टेंट रहेंगे, जो दो नंबर रहेंगे वो थोड़ी बदल जाएंगे, लेकिन x और y बदल सकता है। ये भी प्रूफ करने के लिए कभी कभी हमसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि एक्सप्रेस द एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर्स, मतलब एक जनरल क्वेश्चन, कोई दो नंबर्स है उनका एचसीएफ पहले आप फाइंड करिए और उसको एक्सप्रेस करिए एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द गिवन नंबर्स, एंड फर्दर ये भी दिखाइए कि वो जो एक्सप्रेशन है वो यूनिक नहीं है, मतलब जो x और y है वो नंबर्स की जगह कोई दूसरे नंबर्स भी आ सकते हैं। अब कैसे आ सकते हैं अभी देखते हैं हम लोग कैसे आ सकते हैं। पहले तो हम लोग फाइंड करेंगे एचसीएफ। एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे? एचसीएफ वही अपना लॉन्ग डिवीजन मेथड है ना। अब हम बार बार नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट इसको करते हैं। 117 है, 117 से 65 को डिवाइड करेंगे, मतलब 65 से 117 को डिवाइड करेंगे तो 65 ज्यादा चलेगा, 65 एक ही बार जाएगा, 5 2 6 7 और 6 5 11। अब इससे डिवाइड करेंगे इसको 65 को, 52 3 4 5 1 13 से डिवाइड करेंगे 52 को, 13 को हो जाए 52। ये 4 आ गया हमारा, ये सॉरी 4 नहीं, 4 तो क्वेश्चन आया। ये जो 13 आ गया, ये आ गया हमारा क्या, 13 आ गया हमारा, 13 आ गया। ये जो फाइनल स्टेप वही चीज है, बस हमने इसको डायरेक्ट कर दिया, जो यूक्लिड डिवीजन लेमा बार बार लगाते थे, जिसको ईडीए कह रहे थे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो ये जो फाइनल स्टेप का जो क्वेश्चन होता था, या फाइनल स्टेप का डिवीजर जो होता था, वही हमारा एचसीएफ होता था, यानी 13 हो जाएगा इन दोनों का एचसीएफ। ये इतना पता चल गया, इसको रफ कर देते हैं। 13 आ गया हमारा एचसीएफ, ठीक है, 13 आ गया, अच्छी बात है। एचसीएफ आ गया हमारा 13। अच्छा अब 13 एचसीएफ आया, अब मैंने रफ करके गलती कर दी, चलो 1 सेकंड फिर से कर लेते हैं, सॉरी। 117 को 65 से डिवाइड करेंगे, थोड़ा काम था उसको आप रफ मत करिएगा, है ना। वैसे आप लोग तो कॉपी पेन से लिखेंगे तो रफ कैसे करेंगे? 65 ठीक, ये था। अब हमारा एचसीएफ आ गया 13। हमसे कहा है एक्सप्रेस द एचसीएफ एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द गिवन नंबर्स। जो गिवन नंबर्स हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन के, यानी लीनियर इक्वेशन बना दीजिए एचसीएफ के टर्म्स में, मतलब एचसीएफ को एक्सप्रेस कर दीजिए एज ए लीनियर इक्वेशन ऑफ द गिवन नंबर्स। कैसे कर सकते हैं हम लोग इसको एक्सप्रेस? अब करना क्या है, सबसे पहले तो 13 को उठाओ। 13 को अगर हम उठाएं, यहाँ से 13 को हम क्या लिख सकते हैं? अच्छा फाइनल स्टेप का जो एचसीएफ आया सब उसको ही रिप्रेजेंट करना है ना, तो हम सबसे पहले उसको उठाएंगे, यानी कि 13 को हमने अलग ले लिया। अब 13 बराबर, अच्छा ये वाला डिवीजन जरा कंसीडर करो, ये वाला, यहाँ से हम क्या देख सकते हैं? डिवीजन इज इक्वल टू डिवीजन 52 इंटू क्वोशिएंट 8 प्लस रिमाइंडर 13। ये है कि नहीं है? बिल्कुल है। अच्छा यहाँ से हम 13 की वैल्यू निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से, क्या आ जाएगी?
65 माइनस 52 गुणे 1 है ना बराबर 13। 65 माइनस 52 गुणे, अरे 52 गुणे 1 मतलब वही 52। 65 माइनस 52 गुणे 1 माइनस 13 इक्वल टू 13। मतलब 13 की वैल्यू ये आ गई हमारी इस वाले डिवीजन से। ये हमने 13 की वैल्यू निकाल ली, इसको लिख दो यहाँ पे। 13 बराबर आ गया 65 माइनस 52, 13 गुणे बराबर आ गया 65 माइनस 52 गुणे 1, है ना, ये आ गया। अब क्या करें, हमको करना क्या, हम यहाँ से पीछे चलते हैं, डिवीजन जो हमने किया है वहां से पीछे चलते हैं। पीछे चल के हम इसको इन नंबर्स को लाने का प्रयास करते हैं, 13 को इन नंबर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करने का प्रयास करते हैं। अब देखो यहाँ पे 65 तो हमको मिल गया, 117 लाना है अभी हमको। और अब ऊपर वाले डिवाइड को देखो, 52 को हम क्या लिख सकते हैं, 52 को हम लिख सकते हैं, यहाँ वाले डिवीजन को लिखो, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर 65 इंटू क्वोशिएंट 1 प्लस रिमाइंडर 52। ठीक, अब यहाँ से 52 की वैल्यू निकाली जाए अगर तो क्या हो जाएगा, 117 माइनस 65 गुणे 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 165 गुणे 1 को उधर माइनस में भेज दिया, तो यहाँ से हम लिख देते हैं क्या, 65 की वैल्यू तुमको पता, 65 तो 65 ही रहने दो। 52 गुणे 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 52 गुणे 1 मतलब 52 की वैल्यू 117 माइनस 65, 117 माइनस 65, ये आ गया हमारा। देखो ये आ गया हमारा 117 माइनस 65। अब क्या नजर आ रहा है, नजर ये आ रहा है कि ये दोनों नंबर्स हमने इसमें एंट्री करा ली, मतलब 13 को इसके फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। लेकिन फर्दर मतलब ये तो कोई वो इक्वेशन नहीं लग रही है। अगर यहाँ से 65 को कॉमन ले लिया जाए तो क्या बचेगा, वन सेकेंड, सही है। यहाँ से हम क्या करेंगे, 65 प्लस 65 माइनस 117 है हमारा, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 65 प्लस 65 को क्या लिख सकते हैं, 65 गुणे 2 लिख सकते हैं, क्यों, अच्छा हमने डायरेक्ट कहा चाहे यहाँ से 65 और 65 में से 65 कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस 1 ही तो बचेगा, सिंपल सी चीज। माइनस 117 लेने दो, है ना, 13 इज इक्वल टू 65 गुणे 2, ये 1 प्लस 1 2 हो गया, माइनस 117। अच्छा ये माइनस 117 को हम क्या लिख सकते हैं, 13 इज इक्वल टू 65 गुणे 2 प्लस 117 गुणे माइनस 1, वही चीज तो है। ये माइनस को हमने माइनस 1 के फॉर्म में गुणा करके अलग लिख दिया। अब यहाँ देखो क्या ये लीनियर इक्वेशन है, बिल्कुल है। 13 इज इक्वल टू 65 m प्लस 117 n, ये देखो लीनियर इक्वेशन हमने बना दी, यानी कि जो हमारा एचसीएफ था उसको हमने जो गिवन नंबर्स थे उनके फॉर्म में लिख दिया, जहां पर अब जैसे हमारा ये जो आया 13 इज इक्वल टू 65m, 13 इज इक्वल टू 65m प्लस 117n। हमसे कहा गया था कि एचसीएफ को, जो नंबर्स का एचसीएफ निकाला उनके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करो, हमने एक्सप्रेस कर दिया। अच्छा यहाँ पर m बराबर क्या है, m बराबर हमारा था 2 और n बराबर क्या था, n बराबर था माइनस का 1। अब हमको ये भी दिखाना, मान लो इसी क्वेश्चन में ये भी कह देता कि ये दिखाओ कि ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, मतलब ये जो लीनियर इक्वेशन आपने दी है, ये जो है एक्सप्रेशन यूनिक नहीं है, मतलब यहाँ पर जो m और n की वैल्यू है ये हर बार बदल सकती है, जरूरी नहीं इनकी कांस्टेंट वैल्यू हो, इनकी वैल्यू हर बार बदल सकती है। तो बिल्कुल सही बात है, बदल सकती है। कैसे बदल सकती है, अब यहाँ पे 2 और माइनस 1 एक बार पुट कर देते हैं। 13 इज इक्वल टू 65 इंटू 2 प्लस 117 इंटू माइनस का 1, हमने वैल्यू पुट कर दी पहले की तरह। अब देखो क्या करेंगे,
हम एक बार 13 इज इक्वल टू 65 इंटू 2 प्लस 117 इंटू -1, ये हो गया है ना। अब इसमें हम एक बार 65 और 117 को जोड़ेंगे, और जोड़ेंगे तो उसको घटाना भी पड़ेगा, मतलब कि प्लस 65 गुणे 117। अगर ये a मान लो, ये b मान लो, तो एक बार प्लस ए बी करेंगे तो एक बार प्लस कर दिया तो माइनस ए बी भी करना पड़ेगा। तो वही 65 प्लस 65 गुणे 117 और माइनस 65 गुणे 117, ये चीज समझ में आई होगी। मतलब हम इसको ये दिखाने के लिए कर रहे हैं कि ये यूनिक नहीं है, यहाँ पर m और n की वैल्यू हर बार बदल सकती है। अब देखो कैसे बदल सकती है। 13 इज इक्वल टू 65 गुणे 2, और ये जो 65 गुणे 117 है इसको इधर ले आओ, प्लस 65 गुणे 117, फिर ये वाला टर्म लिख लो, प्लस 117 गुणे -1। अब ये वाला टर्म लिख लो माइनस ए बी वाला, 65 इंटू 117। अब कॉमन लेने का खेल, कॉमन लेने का खेल कैसे? 13 इज इक्वल टू, हमको यहाँ क्या कॉमन 65 दिख रहा है, लिख लो 65 इंटू, इन दोनों टर्म्स में 65 कॉमन था, लिख लिया, इधर 2 बचा प्लस 117 बचा, प्लस इधर से 117 कॉमन दिख रहा है, 117 लिख लिया, अंदर क्या बचा? माइनस का 1 बचा और माइनस का 65 बचा। ठीक, अब क्या आया? 13 इज इक्वल टू 65 और 117 प्लस 2 18 19, 119 आ गया। और इस टर्म में क्या आ जाएगा? 65 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 66 आ जाएगा। 117 गुणे माइनस का 66, ये देखो भैया वही इक्वेशन है। एचसीएफ को हमने गिवन नंबर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रखा है, गिवन नंबर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रखा है, यानी कि 65 और 117 अभी भी आपको नजर आ रहे होंगे, पर उनके साथ जो m और n थे उनकी वैल्यू बदल गई। क्या हो गई? 119 माइनस 66, m और n की वैल्यू बदल गई। यही हमको दिखाना था कि ये जो एक्सप्रेशन है ये यूनिक नहीं होता है, मतलब इसमें m और n की वैल्यू हर बार बदल सकती है। तो आई हो समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो लगाएंगे आपको समझ में आएगा। अब ये एग्जांपल नंबर 7 है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, समझने वाली चीज है ना। कह रहा है कि एक स्वीट सेलर है, मतलब एक मिठाई वाला है आदमी, उसके पास 2 तरह की बर्फी है, काजू की बर्फी है और बादाम की बर्फी है। काजू की बर्फी 420 है और बादाम की बर्फी 130 है संख्या में, है ना। कह रहा है उसके पास एक ट्रे है, उस ट्रे में उसको इन दोनों बर्फियों को अरेंज करना है, और अरेंज इस तरह करना है, मतलब जैसे कि मान लो ये ट्रे है, ये ट्रे है, स्टैक शब्द का यूज किया। स्टैक मतलब स्टैक में लगाना है, मतलब जैसे ईंटें लगा दिए जाते हैं एक के ऊपर एक, तो वैसे मान लो जैसे एक बर्फी रखी, फिर इसी के ऊपर दूसरी बर्फी, इसी के ऊपर तीसरी बर्फी, चौथी बर्फी, पांचवी बर्फी, है ना, इस तरह से एक के ऊपर एक लगाना है। कह रहा है कि उसको इन बर्फियों को स्टैक में लगाना है एक ट्रे में, और इस तरह लगाना है कि हर एक जो स्टैक है, मतलब हर एक जो अंबार है बर्फियों का, उसकी हाइट बराबर हो। हाइट बराबर हो मतलब कि सब में नंबर ऑफ बर्फी सेम हो, यही तो मतलब हुआ। अब ये मत कहना कि बादाम वाली बर्फी मोटी थी या काजू वाली बर्फी पतली थी तो हाइट अलग अलग आ जाएगी, है ना। हाइट हर बर्फी बराबर थिकनेस की है, मतलब बराबर हाइट की है, और इसलिए जो अंबार अगर कह रहा बराबर हाइट की होगा तो मतलब नंबर ऑफ बर्फी भी इक्वल होंगी। तो कह रहा है कि जो इस तरह अरेंज करना है कि हर स्टैक में, हर अंबार में बराबर बराबर जो है क्या आ जाए? बर्फी आ जाए, बराबर बराबर बर्फी आ जाए, और जो ट्रे का एरिया है वो लीस्ट ऑक्यूपाई हो। अब ये समझने वाली बात है, जैसे कि ये एक स्टैक ये लगाया, एक स्टैक ये लगाया, एक स्टैक ये लगाया, एक स्टैक ये लगाया, एक स्टैक ये, लीस्ट एरिया ऑक्यूपाई हो, मतलब कि इस ट्रे का मिनिमम एरिया हम यूज करें, इस तरह से बर्फियों को अरेंज करना है। और हर बर्फी का जो एक स्टैक लगाएंगे, एक ढेर लगाएंगे, उसमें नंबर ऑफ बर्फी भी बराबर हो। अच्छा, लीस्ट स्टैक आ जाए मतलब लीस्ट एरिया यूज हो तो उसका भी लीस्ट एरिया यूज होगा। जब एक जो हम बर्फी का वो बनाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे बर्फी की, उसमें जो है हाइट मैक्सिमम हो, जब बर्फी की एक बिल्डिंग की हाइट मैक्सिमम हो बर्फी की, तभी तो मतलब एक में सबसे ज्यादा बर्फी आ जाए।
हर बर्फी में मैक्सिमम एक बिल्डिंग की हाइट होगी, तभी तो सबसे कम एरिया में अरेंज कर पाएंगे। अगर छोटी छोटी बिल्डिंग बनाओगे और बर्फी खूब सारी है तो पूरा एरिया भर जाएगा ट्रे का। लेकिन अगर एक बिल्डिंग जो है बनानी बराबर हाइट की, पर अगर उसमें ज्यादा होंगी तो कम सरफेस एरिया में हम उनको अरेंज कर पाएंगे। यही चीज समझना है। यानी कि जो बिल्डिंग है, बर्फी की जो बिल्डिंग बनाएंगे उसकी हाइट मैक्सिमम होनी चाहिए, लेकिन शर्त ये भी है, हाईएस्ट होनी चाहिए, लेकिन शर्त ये भी है कि हर बिल्डिंग की हाइट बराबर भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे सिंपल समझ में आता है कि हाईएस्ट होनी चाहिए, मतलब कि हाईएस्ट होनी चाहिए, और कॉमन होनी चाहिए, मतलब सबकी सेम होनी चाहिए। तो क्या समझ में आता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब हर बर्फी की बिल्डिंग की हाइट बराबर हो, यानी कि कॉमन हो, सेम हो, और सबसे हाई पे होगा, तभी मिनिमम सरफेस एरिया हम लोग ऑक्यूपाई करेंगे। यानी कि दोनों संख्याओं का, दोनों नंबर ऑफ बर्फी का हमको एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, 400, मतलब ये मेरे समझने का तरीका, ऐसे समझ लिया आसानी से। 420, 130, इन दोनों का क्या चाहिए? एचसीएफ चाहिए। अच्छा, लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग करते हैं, आसानी से हो जाता है, तो उसी से करते हैं। बड़ी संख्या कौन सी? 420, 130 से डिवाइड करेंगे इसको। 130 दूनी क्या आ जाएगा? 13 2 26, 260, 130 3 टाइम्स जाएगा यहाँ तक, 13 3 39, 390। हाँ, 3 टाइम्स ले जाएंगे, 390 आ जाएगा। ये आ जाएगा 0, 30 आ गया। अब 30 से डिवाइड करेंगे इसको, 30 से डिवाइड करेंगे 130 को। 4 टाइम्स ले जाएंगे, 4 3 12, 120, 0 आ गया, 3 मैंने तो 1 1 1 0। अब 30, 10 3 30, ये देखो रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। किस और जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 हुआ उसका डिवीजन क्या है? 10, यानी कि 10 हो गया हमारा इन दोनों का एचसीएफ। यानी कि क्या समझ में आया? यानी कि ये समझ में आया कि हर स्टैक में 10 बर्फी लगेंगी।